स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री था बिफोर द वॉर, लेकिन ईरान ने बड़ी चालाकी से उसको डिस्कशन में डाल दिया। उसको लग रहा था कि इससे वो नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं आदित्य सत्संगी जी। स्टेट हॉर्मुज़ ही सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए इस्लामाबाद की शांति वार्ता का हश्र हमारे सामने है और ट्रंप फिर से एक नई ज़िद, एक नई धमकी के साथ सुर्खियों में है और भी कई सारे अपडेट्स हैं। आदित्य सत्संगी जी का स्वागत कर लेते हैं। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सभी ऑडियंस से भी मेरा आग्रह है कि वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, आप आदित्य जी को सत्योलॉजी पे देखिए, वहाँ बहुत ही फैंटास्टिक शो रहते हैं आदित्य जी के। तो आदित्य जी, आप अमेरिका में बैठे हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिकी नेवी अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी करेगी। एंड उन्होंने, जैसे कि उनकी आदत है, एक ट्वीट भी किया है कि इस रास्ते से गुजरने की जो भी कोशिश करेगा, उसे रोका जाएगा, उसकी जाँच की जाएगी। आई मीन, ये जो तरीका है, ये जो अंदाज़ है ट्रंप का, कैसे देखते हैं आप? आपने बहुत अच्छा सोची, अंदाज ही है ये। और देखिए क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री था बिफोर द वॉर, लेकिन ईरान ने बड़ी चालाकी से उसको डिस्कशन में डाल दिया। उसको लग रहा था कि इससे वो न्यूक्लियर ब्राउनिंग पॉइंट्स करेगा, समय लेगा ताकि वो फटाफट बम बना ले। एज वी स्पीक, Iranian scientists must be working very hard to create the first bomb. मुझे तो लग रहा है, क्योंकि देखिए क्या था कि पहली जब बॉम्बिंग हुई थी पिछले साल, पिछले साल 12 दिन का युद्ध चला था, और उसमें उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें वेरीफाइड था। आईएई की रिपोर्ट थी कि उनके पास करीब 450 किलोग्राम न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है, 60% एनरिच। उसके बाद से उन्होंने आईएई का इंस्पेक्शन रुकवा दिया। तो तब से लेके अब तक बोला गया है कि 460 किलो है इस समय, मतलब 20 किलो ऐड किया उन्होंने, विच इज़ द राइट थिंग, क्योंकि 9 महीने में आप 20 किलो ही ऐड कर सकते हैं। तो उनके पास अगर देखा जाए तो एक या दो बॉम्ब बनाने का ऑलरेडी मटेरियल है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने, किसी ने भी यूज़ किया, दे विल ड्रॉप द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इजराइल। और उन्होंने वो भी क्षमता दिखा दी कि उनके पास इजराइल को उन्होंने पूरी तरीके से ओवररन कर दिया मिसाइल्स के थ्रू। फिर उनको ये पता लगा, उनको ये मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नेचुरल बॉटलनेक है। 30 किलोमीटर नथिंग होता है किसी मिलिट्री के लिए। 30 किलोमीटर इज वेरी चाइल्ड्स प्ले। तो फिर उतना दूर मारती है आजकल, तो मिसाइल की भी जरूरत नहीं है। तो उनको मालूम है कि अगर ये बंद कर दिया तो सारे अरेबिक कंट्रीज को प्रॉब्लम हो जाएगी। अरेबिक कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी तो अमेरिका को प्रॉब्लम होगी। और जो भी अमेरिका झूठ बोलता था कि उसको किसी भी तेल की जरूरत नहीं है, वो ईरानियों को मालूम था कि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट। ये उनको मालूम था। सो द ओनली वे टू स्टॉप एग्रेशन, अमेरिकन एग्रेशन, वाज टू माइन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंट्रेंस, जो उनके कब्जे में है। अब उसको उन्होंने माइन करने से क्या हुआ, यूएई, बहरीन, कतर, इन सब कंट्रीज का एक्सपोर्ट रुक गया, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया के पास ऑप्शन है, उनकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। दुबई के पास भी ऑप्शन उनके बन रहे हैं अल फुजेरा के थ्रू ओमान से एक्सपोर्ट करने के। तो सऊदी अरेबिया का प्रोडक्शन इज बैक टुडे, 7 मिलियन बैरल्स पर डे आज वापस हो गया ऑनलाइन। तो फटाफट उन्होंने रिपेयर कर दिया एंड दे आर रेडी टू शिप दैट ऑयल। तो इनके पास कोई लेवरेज बचा नहीं है। सो दिस जो सीज फायर का, जो 15 दिन का सीज फायर का नाटक था, एक तरीके से देखेंगे तो पाकिस्तान ने ईरान को बेवकूफ़ बनाया
और पाकिस्तान ने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया, पाकिस्तान ने ईरान को बेवकूफ़ बनाया कि उसने समय दिलवाया जिससे ईरान रीस्टॉक कर सके, पाकिस्तान ने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया कि जिससे कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरब को भी सप्लाई कर रहा है, और ईरान को उन्होंने आर्म करवा दिया। उन्होंने ईरान को बेवकूफ़ बनाया कि ये गैप में सऊदी अरेबिया का प्रोडक्शन लेवल अप आ गया, प्लस सऊदी अरेबिया में 13,000 ट्रूप्स कमिट कर दिए, और अब वो पैसा भी मांग रहे हैं। दे टू $5 बिलियन फ्रॉम सऊदी एंड कतर। उन्होंने यूएई का लोन पे कर दिया, यूएई वाज आस्किंग द मनी बैक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, उनका जो भी लोन दिया था वो भी पे कर दिया। प्लस ये जो भी विजिट हुई वाइस प्रेसिडेंट की, $10 बिलियन जो खर्च किया गया था वो उन्होंने अभी लोन ले रहे हैं IMF से टू पे फॉर द होटल्स। जी। मतलब कि हीरा मंडी का इससे बढ़िया एग्जांपल आपको कहाँ से मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। एंड इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता, वो भी तो हॉर्मुज की वजह से ही सिरे नहीं चढ़ी ना। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि जो जहाज ईरान को गैर कानूनी टोल देंगे उन्हें रास्ता नहीं दिया जाएगा, आई मीन सेफ रास्ता नहीं दिया जाएगा। आई मीन ये मतलब ये क्या चल रहा है? देखिए क्या है कि उनको किसी ने बोला होगा कि ठीक है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करते हैं, आप उसके एग्जिट पे कंट्रोल कर लो। ये तो ट्रेड को पनिश कर रहे हैं ना आप, कि जो पैसा उसको भी देकर आया आप बाहर खड़े हुए हो, कि अगर आपने पैसा उसको दिया है तो आप जाने नहीं देंगे, ट्रबल किसको कर रहे हो। इसका मतलब अमेरिका के पास स्ट्रेटेजी नहीं है। कैसी स्ट्रेटेजी? अगर स्ट्रेटेजी होती तो ये दूसरी तरह की बात करते कि ट्रम्प को उसको बोलते कि ठीक है, इफ यू आर चार्जिंग फॉर 3 years यू कैन चार्ज, बट आफ्टर 4th year यू कैन नॉट चार्ज। जो भी हमने आपके नुकसान किया आप चार्ज कर लो। तो सोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो इतना अमेरिका ने नुकसान किया है वहां पे, आप उसका उनको कुछ, आप तो या तो उनको पैसा दो कि $100 बिलियन दे दो, नहीं तो उनको 3 साल तक चार्ज करने दो। एंड लेकिन प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ईरान कैन नॉट एक्सेप्ट, ईरान इजराइल कैन नॉट एक्सेप्ट ईरान टू हैव ए न्यूक्लियर बॉम्ब। ये प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी तो धुरंधर मूवी ने दिखा दी, लियारी, है ना। तो तो डेमोक्रेसी वहां पर भी नहीं है। सेम थिंग है, इंडिया ने उनका ब्लैकमेल पॉइंट आउट कर दिया। उनको मालूम था ये बम सारे अमेरिकन कंट्रोल में है, उन्होंने ठोक दिया उनको, और उनको और भी ठोकेंगे भारत। लेकिन ईरान को इजराइल नहीं ठोक सकता, क्योंकि बीच में बहुत सारे देश हैं। इराक है विच इज एनिमी टू इजराइल, जॉर्डन है विच इज एन एनिमी टू इजराइल, नॉर्थ में सीरिया है, टर्की इज एन एनिमी टू इजराइल। तो देर इज नो वे इजराइल कैन हिट देम, तो देर इज नो ऑप्शन। तो इसलिए इजराइल के लिए डू और डाई सिचुएशन है। तो बड़ा सरल उपाय है, ईरान सारी फैसिलिटीज ओपन करे और बोले कि हमको नई जरूरत है, और वी विल बिल्ड अदर मिसाइल्स। ये बोल सकता है हम अपनी रक्षा के मिसाइल्स बनाएंगे 4,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर, लेकिन बम नहीं बनाएंगे। दिस कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम टेम्परेरीली, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होने वाला। और एंड द ईरान वुड हैव रीप्ड लॉट ऑफ बेनिफिट। देखिए आपने पहले फेज में यू आर एबल टू स्टॉप यूएसए, दैट इटसेल्फ वाज अ बिग विक्ट्री। कि आपने इतना बॉम्बिंग होने के बाद भी यू फोर्स देम ऑन नेगोशिएटिंग टेबल। ईरान ने बोला था जेडी वांस मिलने आए, ईरान ने बोला था, वो किसी और ने नहीं बोला, अमेरिका मान गया। ईरान ने बोला था उसके बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज किया जाए, अमेरिका मान गया। ईरान ने जो दो मेन कंडीशंस रखी थी वो मान गया अमेरिका। नाउ इट वाज अ टाइम फॉर डिप्लोमेसी। ईरान को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि चलो ठीक है हम बंद करते हैं, वी विल ऑल्सो ओपन अप स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि नेचुरल वाटर वे है, आपने नहीं बनाया है, ये भगवान प्रकृति का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, उस पर सारे मनुष्यों का राइट है, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो और अमेरिका ने भी न्यूक्लियर थ्रेट भी दी। तो जो ट्रम्प की बड़बोलापन और ईरान का फुलिशनेस, एडवांटेज ईरान को वो लूज कर गए पाकिस्तान में अंदर। इस बात के लिए ईरानियों को जूते मारने चाहिए पाकिस्तानियों को, कि दे प्ले डबल गेम। और ईरानी लीडरशिप का भी क्वेश्चन होता है कि आर दे मैच्योर इनफ
कि वो अपनी जनता का भला नहीं देख रहे हैं, देश का भला नहीं देख रहे हैं। वो एक तो क्या होता है, जितनी भी अब्राहमिक सोसाइटीज होती हैं इनमें पेशेंस नहीं होता, इनको पता भी नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर भारत को इनके साथ डील करना है तो भारत को इनकी मानसिकता से ही डील करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको खा जाएंगे। हम इन पर करुणा नहीं दिखा सकते। अब ईरान और इजराइल एक जैसा ही सोचते हैं। एक बोलता है कि इसके बिना मैं, ये रहेगा तो मैं नहीं रह सकता, दूसरा बोलता है ये रहेगा तो मैं नहीं रह सकता, और जो तीसरा बिल्ली है बड़ा वाला, तो अगर दो बिल्लियों की लड़ाई चल रही है तो बंदर अमेरिका है, तो बंदर है उसका भी यही मानसिकता है। ईरान इज द शिया टेररिस्ट नेशन, पाकिस्तान इज सुन्नी टेररिस्ट नेशन, अमेरिका सबका बाप, सबको फंड करता है। तो अमेरिका की तो फॉरेन पॉलिसी है क्रिएट डिविजन्स, तो इसलिए इस लड़ाई का कोई हल होने वाला नहीं है इफ दिस थ्री आर देयर। अब बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको है, वो रशिया को है। रशिया चाहते ही अमेरिका वहां फंसा रहे, और रशिया का सैंक्शंस भी हट चुके हैं, तो जितना तेल कम निकलेगा, तेल अवीव का तेल निकलने वाला है और अमेरिका का तेल निकलने वाला है। अमेरिका विल हैव प्रॉब्लम। आज गैस प्राइसेस देखिए 50% बढ़ चुके हैं अमेरिका में। रशिया को इंडिया का सोल्यूशन फिर भी निकल आएगा, बिकॉज ईरान तेल दे रहा है, अमेरिका तेल दे रहा है, वेनेजुएला तेल दे रहा है, रशिया तेल दे रहा है, सऊदी तेल दे रहा है। इंडिया के पास तेल की कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन जो मार्केट प्राइसेस है दैट मेक इंडियाज इंपोर्ट बिल वेरी हाई, और इसलिए भारत को प्रॉब्लम है उससे, ये लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता भारत। तो इसलिए ये पीस सबको इकोनॉमिक रीजंस के लिए चाहिए, किसी को ईरान से लगाव नहीं है। मरो खसो एक दूसरे को मारते रहो, नोबडी केयर्स। तेल तो चलने दो, बस ओनली तेल चलने दो, बाकी नोबडी केयर्स। तो ये मतलब भारत को भी युद्ध में घसीटने की चाल है क्या? क्या सोचते हैं? भारत तो युद्ध में नहीं घसीटेगा चाल, तो भारत तो घसीटने की बिल्कुल भी चाल नहीं। अब तो भारत और भी अलग रहेगा। वाई डज इंडियन नेवी हैज टू गो देयर, ठीक है। और अमेरिकन नेवी को भी मालूम है कि इंडियन नेवी इज अ डिसीजन मेकर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के कोई भी एसेट्स नहीं चलने वाले इफ इंडियन नेवी बिकम्स एनिमी। तो इंडियन नेवी का इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पे आप रूल आउट कर दीजिए, इंडियन आर्म फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट रूल आउट कर दीजिए, बिकॉज जब भारत को साइड में बैठ के इतना फायदा हो रहा है तो व्हाई विल दे गेट इनटू द वॉर। और भारत की सबसे दोस्ती है, सऊदी से दोस्ती है, ओमान से दोस्ती है, यूएई से दोस्ती है, ईरान से दोस्ती है, इजराइल से दोस्ती है, और अमेरिका से स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। कभी दोस्ती है कभी नहीं है। तो इंडिया इज प्रीटी आउटसाइड द वॉर, और उसमें इंडिया को घसीटने का कोई चांस ही नहीं बनता। एंड देखिए, पेज फिर क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फंसा हुआ है? क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमले इसलिए किए गए क्योंकि उनका तो यही कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था। ये तो 47 साल से इजराइल बोल रहा है, 47 ईयर से। अमेरिका ने, अब सोचिए इंडिया की जो पुरानी लीडरशिप थी कितनी बेवकूफ़ थी। आई के गुजराल, हमीद अंसारी, ये सब लोग कितने बेवकूफ़ लोग थे। दे अलाउड ईरान टू डिवेलप द न्यूक्लियर वेपन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान डज नॉट डिजर्व टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि वो अटैक करेगा, लेकिन फिर भी भारत मैनेज कर रहा है, किसी भी तरह मैनेज कर रहा है डिस्पाइट बीइंग सो मच रिस्क टू इंडिया। तो इसलिए भारत ने डॉक्ट्रिन भी चेंज करी है। जिस दिन पाकिस्तान सोचेगा अटैक करने का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक। अगर पाकिस्तान की कोई मूवमेंट होता है वहां पे फॉर न्यूक्लियर मिसाइल्स, इंडिया विल डू ए फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक। ये पाकिस्तान को मालूम कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हो चुकी है। उसकी वजह से बार बार बोलते थे ना आलू बम गिराएंगे, आलू बम गिराएंगे। अब गिरा के दिखाओ, अब सोच के दिखाओ पहले, बाद में गिराने की बात होगी। तो इसलिए इंडिया ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया इस बार। जिस बेस पे आए थे नूर खान, उसी पे किया। उन्होंने जले हुए हैंगर्स नहीं दिखाए अभी तक, रिबिल्ट हैंगर्स नहीं दिखाए, तो बड़ा केयरफुली मैनूवर्ड था उनका पूरा शो। तो ये इंडिया का तो इन्वॉल्वमेंट आप रूल आउट कर दीजिए। इंडिया विल गेट इन्वॉल्व
only if Pakistan or Iran they do something against India. और तब ईरान जो भी बहुत उछल रहा है, then Iran will have a very formidable enemy. ईरान हैज़ नो आइडिया, क्योंकि ईरान का मिसाइल टैक और वो सब बचकाना है इज कम्पेयर टू इंडिया. और पीस टॉक जो थी वो तो बहुत ही कहिए कि बचकाना सा शो रहा ना, मतलब जिस समय वहाँ पे जेडी वेंस थे, जिस समय ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ वहाँ थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने सुन्नियों पे फायर किया. यस, और बचकाना बोल सकते हैं कि 21 घंटे की वार्ता हुई और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट वैंस का समय बर्बाद किया. बड़े बेबस होके वापस जा रहे थे. 21 घंटे की बात में इन्होंने वो सब बोला अमेरिका को जो नहीं बोलना चाहिए था. किस तरह आप लोग देख, मतलब डायलॉग बाजी के लिए यूज किया, सुनाने के लिए बिठाया, है ना. ऐसी बात होती तो इंडिया तो कब का निकल चुका होता. तो इन्होंने समय बर्बाद किया अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का, और अमेरिका का भी समय बर्बाद किया, और साथ में बेइज्जत भी किया. तो इस तरह देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान का शो तो बचकाना ही निकला. और पाकिस्तान ने जो होप करी थी कि जैसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं वी आर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, अरे आप वर्ल्ड स्टेज में नहीं है, दुनिया नोज यू आर अ टेररिस्ट नेशन. बस ये एक्सपोज हो गया आप कि आप टेररिस्ट नेशन ही हो. सो पाकिस्तान कोई के इतिहास में सबसे बड़ी चीज है कि उसके ऊपर ट्रीटी हुई, डिस्कशन हुआ, जो कि चाइना ने अरेंज किया था. चाइना गिव दैट वेन्यू, ईरान सपोर्टेड द वेन्यू. अब सोचिए इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी कि ईरानी डेलीगेशन हैड टू गो अवे बाय रोड, नॉट बाय प्लेन. उनको पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं था, उनको इजरायली पे भरोसा नहीं था, उनको अमेरिका पे भरोसा नहीं था. हाँ, उनका तो जो 28 फरवरी को मिसाइलों में बच्चे मारे गए थे, बाकायदा उनकी फोटोज इस समय सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही हैं, और इसका इल्जाम भी उन्होंने अमेरिका और इजराइल पे लगाया. अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने तरीके से सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं. जी. हाँ, इन सब देशों में कभी शांति हो ही नहीं सकती. अब कोई भी मुस्लिम देश उठा लो जो शांत हो, एक भी. भारतीय मुसलमानों को सोचना चाहिए वो भारत में इसलिए सुरक्षित है, और जबकि अगर अपने आप को अरबी मानते हैं तो भारत को भी बोलना चाहिए आप निकल जाओ अरब देश में, हमको क्या जरूरत है आपकी. दी प्रॉब्लम ये क्या है कि ये सॉल्यूशन इसका तो बड़ा आसान है. ईरान शुड डिक्लेयर, बात करते हैं 5000 साल हिस्ट्री की, हम पर्शियन सिविलाइजेशन नहीं हो. आपके इस्लाम ने पर्शियन सिविलाइजेशन मारा था. यू आर नॉट पर्शियन सिविलाइजेशन. जब मौका है तो पर्शियन सिविलाइजेशन, जब नहीं तो हम इस्लामिक नेशन. पहले डिसाइड तो कर लो ना, इस्लामिक हो या पर्शियन. पर्शियन मतलब ज़ोरोस्ट्रियन. पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही है, हम तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन नहीं. पहले आप हिंदू थे, हिंदुओं की जमीन थी वो तो 47 में दी गई आपको, वो भी नेहरू और इनके चक्कर में. सो दिस प्रॉब्लम विद द ईरान इज आइडेंटिटी क्राइसिस. जो जनरल्स वहां पे मिलिट्री में जीत रहे हैं वो सारे ज़ोरोस्ट्रियन हैं. IRGC के बहुत सारे कमांडर्स आर ज़ोरोस्ट्रियन, नॉट इस्लामिक. तो कंफ्यूजन तो आपके अंदर है कि आप 5000 साल पुराने हो या 19 जो भी 200 साल का इस्लामिक. अब तो कन्वर्टेड पीपल हो, अकॉर्डिंग टू अरबिक हो तो काफिर, अब तो जानवरों से ही बदतर हो. सो द पॉइंट इज कि ये क्राइसिस जो है आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है मोस्टली, लेकिन ये इस्लामिक हेट्रेड भी है अगेंस्ट ज्यूज, अगेंस्ट हिंदूज, अगेंस्ट ज़ोरोस्ट्रियंस. ये भी लड़ाई है. अब मिलिट्री दृष्टि से देखें तो इट वॉज अ फिनोमिनल मिलिट्री परफॉर्मेंस बाय ईरान, लेकिन अब नहीं होगा, बिकॉज नाउ अमेरिका हैज लर्नड हाउ दे फाइट. युद्ध में आप एक ही बार ही सरप्राइज कर सकते हो, 4 बार नहीं, क्योंकि आप 15 दिन में अपनी टैक्टिक्स तो नहीं बदलने वाले हो. बट दुश्मन ने तो अपनी पूरी ताकत दिखाई नहीं आपको अभी तक.
अब दिखाएगा। सो इंडिया के लिए भी ये लेसन है कि सेम स्ट्रेटेजी ट्वाइस आप यूज नहीं कर सकते हो। इसे दुश्मन को मौका बार बार मत दो। 47 से देते आए हो, अभी पीओके छीन लो, बाकी नदी का बॉर्डर्स एक्सपेंड करो और सिंधु नदी को लेकर अपने अंडर। भारत के लिए भी लेसन है। ऐसा ना हो कि जिस दिन पाकिस्तान आपको सरप्राइज कर दे, वो नहीं छोड़ने वाला आपको। आप मंदिर में घंटी बजाओगे ना, वो घंटी सुनकर ही अटैक करेंगे आपको। भारत को भी इस तरह का एक पॉलिसी करना चाहिए। सो द सेम एग्जैक्टली लेबनान की स्टोरी है, सेम ईरान की स्टोरी है कि आप उनको कुछ करोगे भी नहीं तब भी फिर अटैक करेंगे। उनकी बुक, उनके रिलीजियस उनको गाइड कर रही है। तो इसराइल के पास देयर इज नो अदर ऑप्शन टू फिनिश लेबनान, और वो ज्यादा सेटलमेंट्स बढ़ाएगा। एंड एक और बात है ना, अगर सीज फायर को देखें तो सारे हथकंडे अपना लिए, इसे रोक देंगे, फायर कर देंगे, धमकियां, तारीखें देना सीज फायर के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे पश्चिम एशिया में अमेरिका का दबदबा कहीं ना कहीं कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है, मिलिट्री डिफीट है वो। अभी तो कोई ट्रस्ट नहीं करता एशिया अरेबिक कंट्रीज में कि अमेरिका उनको बचाएगा। जो भी अमेरिका वहां पर है वो अपने तेल के लिए है। तो ट्रम्प का पीस ट्रीटी जो था, बड़ा सा ड्रामा गया कचरे में। आपको याद है, बहुत बड़ा शो किया था, सबसे पैसा भी ले लिया, गायब भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिए, और प्रॉब्लम के समय में गायब। तो जब कभी भी सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल, ये रेन चेक है, उसको इनकैश किया जाएगा। सो देन अमेरिका विल बिल्ड व्हाट इज उसने उधर पहले से चेक किया है, साइन किया हुआ है। तो मतलब ऐसा हो गया, आप सबकी जमीन उसने रख ली गिरवी, अब वो उसको जब मर्जी है बेचेगा आके। तो बड़ा चालाकी वाला पूरा सिस्टम है, उसको मालूम था वो अटैक करने वाला है। सो एंड नाउ ईरान के जो संसद अध्यक्ष हैं हाजी बबाई, वो ये कह रहे हैं कि स्टेट हॉर्मुज़ जो है वो ईरान के कंट्रोल में है। आई मीन वो उसे तेहरान की रेड लाइन बता रहे हैं, और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों की को जो है ईरानी करेंसी में रियाल देना पड़ेगा, हमें टोल देना पड़ेगा। सब तरफ से बयानबाजी चल रही है। तो फिर एक सवाल ये उठता है ना कि जैसे हमने ट्रम्प की बात की, हमने लेबनान की बात की, हमने इज़राइल की बात की, तो इस युद्ध में आई मीन ईरान और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें विलेन कौन हुआ? विलेन तो यहाँ पे इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, तीनों ही विलेन है एक तरह से देखा जाए तो। हीरो तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। हीरो तो वो लोग हैं जो बम झेल रहे हैं, जिनके ऊपर बम पड़ रहे हैं बेवकूफ की वजह से। अमेरिका को, इजराइल को भी क्या जल्दी थी इस समय अटैक करने की? इजराइल नेगोशिएट कर सकता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चक्कर में न्यूक्लियर थ्रेट को लोग भूलते जा रहे हैं। ये ईरान का स्ट्रेटेजिक मूव है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी जो बात नेगोशिएशन हो रही थी डिसआर्मिंग ईरान, अब बात हो रही है ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो मेन पर्पस तो वो था, अब इस पे बात हो रही है। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, और ये मास्टर मूव है ईरान का। अब इसका उपाय तो मिलिट्री हो सकता है, क्योंकि मिलिट्री उसने वो किया है। तो अब अमेरिका की वजह से बंद हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर देखा जाए तो इजराइल की वजह से बंद हुई है। नाउ दे शुड बी ओपनिंग इट अप, लड़ो। और लेकिन उतनी हिम्मत है नहीं, क्योंकि वो मिसाइल्स फेंकेगा वहां से। उसने 30 मिनट का नोटिस दिया कि भाई 30 मिनट में आपको मिसाइल गिरेगी, सब वापस चल दी अमेरिकन शिप्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो वेर विदाल नहीं है लंबा युद्ध छेड़ने का। तो ट्रम्प चाहते हैं डील हो जाए कि आप 50% ले लो, मैं 30% ले लेता हूँ, 30% ले लेगा। वो यूए को एक्सेप्टेबल नहीं है। यूए वांट्स कंप्लीटली ओपन, और भारतीय विदेश मंत्री तो वहीं बैठे हुए हैं, जयशंकर जी। तो उनको सारा रिपोर्ट मिल गया। तो बिल्कुल। तो नाउ द बॉल, इसकी बॉल विल बी इन कोर्ट ओनली। और माइंस क्लियरेंस होते हैं पीस टाइम में, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। नोबडी इज गोइंग टू रिस्क देयर शिप इन ए वाटर जहां पे ईरान ने झूठ बोल दिया माइंस खो गई।
ऐसे तो नहीं खो जाती, बांध के डाला जाता है एक रस्सी में। सो तो उसको मालूम तो होगा, मैप्स तो बनाएंगे ना कहाँ जाएगा। हो सकता है माइन मूव कर जाए समुद्र फ्लोर पे, तो दैट इज अ बिग डेंजर टू शिप्स। प्रोपेलर से पानी ऊपर उठता है, कहीं से उठ गया, या ये मेटल की सारी होती हैं, दे स्टिक टू द हल, तो फिर क्या हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो शिप्स उड़ जाएंगे। सो इसलिए ये पूरा जो सिचुएशन है ये क्रिएटेड बाय अमेरिका, ईरान, दे हैव टू सॉल्व इट। उनको एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे, जिसने डाली है वो उठाए, और जिसकी वजह से डाली गई है वो उठाए। बाकी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज रुकेगा ज़्यादा दिन, तो चीन, भारत, एवरीबडी एल्स विल हैव टू गेट इन्वॉल्व, क्योंकि चीन के जो तेल जाने की लाइन थी उस पर ऑलरेडी इसराइल अटैक कर चुका है ईरान से। सो स्टेलमेट फॉर अमेरिका, अगर खुलता नहीं है तो अमेरिका का तेल महंगा होगा, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। अगर ईरान नहीं खोलता है, उनको वैसी गरीबी में रहने की आदत है, डोंट केयर। और इजराइल को फर्क नहीं पड़ता, उसका तेल आता है अजरबैजान से और ब्राजील से। तो द पीपल हु आर मोस्ट अफेक्टेड आर अरेबिक कंट्रीज, अमेरिका एंड ईरान को तो हम लोग मानेंगे नहीं, इट इज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि उसका कोई, इट इज एन एक्सपोर्टर, उसका रेवेन्यूज कम होगा, बट दे डोंट केयर। वही तो रिलीजियस फैनेटिज्म है, कॉमन सेंस से दूर। आप पागल आदमी से बात कर रहे हो तो आप कितना पागलपन में बात कर सकते हो। तो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स तो उसी तरह लिए जाएंगे कि बेवकूफ़ी भरे हैं पूरे। सही कह रहे हैं। और देखिए इस समय जो दिखाई दे रहा है, मतलब कल तक हम दूसरी बातों पे चर्चा करते थे, लाइक तेल है, हथियार हैं, लेकिन इस समय तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वही सबसे बड़ा हथियार दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि सारी लड़ाई उस पे हो रही है। बिल्कुल सही, टूल है वो, आपने लेवरेज है, लेवरेज है। बिल्कुल लेवरेज है वो। आपने आदित्य जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद।